हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची और डरावनी स्टोरीज़ के बारे में बताना चाहता हूं। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग और सच्ची डरावनी स्टोरीज़ आगे भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। आगे की स्टोरीज़ मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवांश है और मैं आपको एक सच्चे हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उनके घर वालों से सुनी है, जिसके साथ यह घटना हुई है। माधोपुर से लेकर श्योपुर तक फैले इस जंगल में ना जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती हैं। इस बार मैं श्योपुर रक्षाबंधन पर दीदी की यहाँ पर गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे तो वैसे भी भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी होगा। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते हैं। 15 अगस्त का प्रोग्राम ख़त्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने को बुलाया। तब हम लोग उनके घर पर चाय पीने गए। ऐसे ही बातें हो रही थी, तब उन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताना शुरू कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी घटना घटी है कि आप लोगों को क्या बताएं। राजीव के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया था। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से ही चुराता था अपने आप को। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना ही पड़ा। वो रास्ते में चलता गया। उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे पड़े तो पहले से ही बकरियों के लिए काट चुके थे। वो जंगल के और अंदर चला गया। वो घने जंगल में पहुंच गया, जहां पर बहुत पास पास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नज़र भी नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था, अच्छी बरसात हो गई थी, तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों के नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहाँ पर इतनी शीतलता थी कि उसकी देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर मैं पत्तियाँ काट कर घर चले जाऊँगा। थोड़ी देर ही हुई थी उसे सोए, पर उसने सपना देखा कि वहाँ चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है वो, और वो रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गई और वह डर गया। अब उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। अब चारा तो काट रहा था वो, पर वह सपने की बात याद करके बहुत घबराया भी हुआ था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके हाथ दूर दूर तक किसी की भी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। वह जल्दी जल्दी पत्तियां काट रहा था, पर उसे बात करते हुए किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी और वह आवाज़ आ रही थी उसकी ओर चल दिया। पास पर उसने यह ध्यान नहीं किया कि वो आया किधर से था और किधर जा रहा है। वह उल्टा जंगल में और अंदर की ओर घुसता चलता गया। आवाज़ और साफ सुनाई देने लगी तो वह और आगे की ओर बढ़ता गया। उसने देखा कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना सुनते ही वो दो लोग उसके सामने से ऐसे फुर्र हुए कि वहाँ कोई था भी कि नहीं पता ही नहीं चला। उनके गायब होते ही उसके पसीने छूटने लगे और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह क्या देखता है कि वो सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वह डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपटा। उसे लगा कि अब नहीं बचने वाला।
उसके तो होश ही उड़ गए। वह एकदम बैठ गया और वह भालू ऊपर से निकल के नीचे गिरते ही वह आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे, ये लंबी दाढ़ी और दांत होठ कटकर बाहर निकले हुए। राजीव तो बस उसे देख रहा था, पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वालों को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया है, पर राजीव अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग जब इंतज़ार करके थक चुके थे, रात के 12 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ खो गया होगा। सब लोग लाठी भाला टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वह एक पैर से चलता था, इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा तू यहीं रह अपनी माँ और बहन के पास, हम लोग जाते हैं और कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए गुजर गई, पर उसका कुछ पता नहीं चला। जहाँ तक वो लोग जाते थे वहाँ तक सारा जंगल छान मारा, मगर राजीव का कोई पता नहीं चला। सब लोग ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, अभी सुबह होते ही चलेंगे। अभी 2 बजे हैं, अभी 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। सब लोग ने वहीं बैठकर सुबह का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए, आवाज़ लगाते हुए राजीव के नाम पर। राजीव बेचारे की भूख प्यास के मारे हालत खराब हो गई थी कि वह सुध बुध भी खोकर बैठा हुआ था। उसे अब यह नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए, राजीव का पता नहीं चल पाया। सब लोग परेशान थे। उधर राजीव का भाई बहुत परेशान हो गया था अपने भाई के चक्कर में। बेचारा कुछ अपने आप भी कर नहीं सकता था। वह जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह कहे जा रहा था। दोस्तों, उस नीम पर वो रोज सुबह दूध चढ़ाता था, उसे अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उनके देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। भाई वह खुद बता रहा था, भाई क्या बताऊं, उस रात की बातें याद करके मैं अभी भी डर जाता हूं। वहां पर इतने भूत एक साथ मैंने क्या किसी ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आँख, कोई बिना कान का, कोई ढांचा मेरे चारों ओर तांडव कर रहे थे। मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा। ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। सारा जंगल उनकी आवाज़ों से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। लगता है ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं रोने लगा था कि अचानक घोड़े के पैरों की आवाज़ आई। सब लोग एकदम शांत हो गए। इधर जो लोग राजीव को ढूंढने निकले थे उन लोगों ने अपनी आस तोड़ दी और वापस घर आ गए। और घर आकर सबका मातम सा छा गया था। किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता कराओ कि वो अभी राजीव हमको मिल पाएगा या जिंदा है भी कि नहीं। एक आदमी वहाँ के भगत को बुलाने चला गया। उधर राजीव के देवता वहाँ पर पहुँचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़ पकड़ के ऐसे मारा जैसे कोई हीरो फिल्म के किसी विलन को मारता है। जैसे ही उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ती है वह मिट्टी में मिल जाते हैं। ये सब राजीव अपनी आंखों से देख रहा था। तब उस घुड़सवार ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ ही जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा डर खत्म हो गया और मैं आराम से सो गया। इधर भगत जी आए। उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही पहुँच चुके थे और राजीव का भाई अभी वहाँ पर बैठा है और कहे जा रहा है मेरे भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह किसी की भी बात नहीं मान रहा है। जो भी उसे वहाँ से उठाने को जाता वो उसे धकेल देता था।
सुबह उनकी आंख खुली तो वहां पर एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। और वह अपनी साइकिल पर बिठा के उसे उसके घर तक छोड़ गया। घर वालों को देखकर वो ऐसा रोया कि वह बेहोश हो गया। 3 दिन बाद का भूखा प्यासा कमजोर हो गया था वो। फिर से उसे अस्पताल में ले जाया गया और 2 से 3 दिन बाद वह फिर से ठीक हो गया। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। हाय दोस्तों, मैं नीरज आपको अपने हिमाचल प्रदेश, जो कि मेरा ही स्टेट है, उसकी एक सच्ची हॉरर स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। देवनगरी कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है दोस्तों। यहाँ के ऊंचे पहाड़, हरे भरे मैदान और खूबसूरत वादियाँ हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो देश ही नहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। हालांकि यहाँ कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता है और जहाँ जाने से लोग कतराते हैं। ऐसी ही एक जगह हिमाचल प्रदेश के सोलन से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह का नाम दाक्षाई है दोस्तों। ये भारत का एक बहुत पुराना कैंट टाउन है। दाक्षाई की खूबसूरत पहाड़ियों और हरियाली को देखकर कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि यह जगह देश की भूतिया जगहों में से एक है। दाक्षाई को मुगल काल से भूतिया किस्सों में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल में जो व्यक्ति राजा से गद्दारी करता था उसे दाग-ए-शाही कहते थे, जिसका मतलब है शाही दाग। ऐसे अपराधियों को सजा देने के लिए इस स्थान पर एक जेल बनाई गई थी दोस्तों। धीरे धीरे इस जगह का नाम दाक्षाई हो गया। इस जगह को लेकर कई भूतिया कहानी आज भी बताई जाती है। एक प्रचलित कहानी के अनुसार दाक्षाई जेल में कई कैदियों को कड़ी यातनाएं और कठोर सजाएं दी जाती थी, जिससे जेल में उनकी मौत हो जाती थी। कहा जाता है कि आज भी उन कैदियों की आत्मा यहीं पर भटकती है। ये जेल उस समय में हिमाचल के काला पानी के नाम से भी मशहूर थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि लगभग 1909 में देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। उस समय दाक्षाई में कई सुविधाएं मौजूद थी। उस समय ब्रिटिश में मेजर जॉर्ज वेस्टन अपनी पत्नी मैरी के साथ दाक्षाई में रहता था। मेजर डॉक्टर था और उसकी पत्नी नर्स, लेकिन दोनों का कोई बच्चा नहीं था। एक बार मेजर और उसकी पत्नी को एक संत मिले, जिन्हें आशीर्वाद से मेजर की वाइफ प्रेग्नेंट हुई। लेकिन प्रेगनेंसी के 8वें महीने में ही मेजर की पत्नी की मौत हो गई। उस समय मेजर ने अपनी पत्नी और आजन्मे बच्चे को दाक्षाई में दफना दिया और उनके लिए बहुत खूबसूरत कब्र बनवाई। कहा जाता है कि इस कब्र में लगा हुआ संगमरमर इंग्लैंड से मंगवाया गया था। समय बीतता गया और मैरी की कब्र से जुड़े कई किस्से स्थानीय लोगों में फैलते गए। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि जो गर्भवती महिला मैरी की कब्र से संगमरमर का टुकड़ा ले जाएगी, उसको बेटा ही पैदा होगा। कई लोगों ने बेटे के जन्म के लालच में यहाँ से संगमरमर ले जाना शुरू कर दिया, जिससे मैरी के कब्र का खूबसूरत स्ट्रक्चर बिगड़ने लगा। कई लोगों का कहना है कि मैरी की आत्मा ने अपनी कब्र को बचाने के लिए सबको परेशान करना शुरू कर दिया है। कई लोगों ने ये दावा भी किया है कि उन्होंने यहाँ पर मैरी की आत्मा को भी घूमता हुआ देखा पाया है। मेरा नाम साहिल है और मैं अपने फ्रेंड विवेक की सच्चे डरावने हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में जो उसने मुझे बताया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। विवेक और श्रद्धा की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और वो आज दोनों अपने हनीमून के लिए होटल में जा रहे थे। श्रद्धा कहती है, विवेक अभी होटल कितनी दूर है? विवेक कहता है, ज़्यादा नहीं, बस 60 किलोमीटर दूर है। श्रद्धा कहती है, इतनी दूर? बस हमें दोनों सही टाइम पर पहुंच ही जाएं। मौसम बहुत ही खराब है, कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। श्रद्धा के कहते ही जोर की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। विवेक कहता है, कुछ और ही बोल देती, वो भी सच हो जाता। देखो ना, तुमने अभी बोला और बारिश भी शुरू हो गई। श्रद्धा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मौसम तो पहले से ही खराब था, कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि बारिश ही होने वाली है।
दोनों हंसी मजाक करते हुए आराम से उस होटल की तरफ बढ़े जा रहे थे जहां विवेक ने उनके लिए रूम बुक किया था। लेकिन बारिश बहुत तेज होने लगी थी और अचानक पेट्रोल भी एंडिंग पर नजर आने लगा। विवेक कहता है, हे भगवान, ये पेट्रोल भी अभी ख़त्म होना था। श्रद्धा कहती है, तुमने चलने से पहले चेक क्यों नहीं किया था? विवेक कहता है, हाँ मैंने किया था, लेकिन अब ये ख़त्म होने वाला है। विवेक ये देखकर हैरान था कि जब टैंक फुल करवाया था तो टैंक अचानक से खाली कैसे हो गया। बस 5 मिनट और चलने के बाद उसकी कार रुक गई। श्रद्धा कहती है, अब क्या हुआ? विवेक कहता है, पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब हम होटल कैसे पहुंचेंगे? श्रद्धा कहती है, अरे देखो सामने ही एक होटल नज़र आ रहा है। श्रद्धा ने उस गेट की तरफ इशारा किया जो कि कुछ ही कदम की दूरी पर नज़र आ रहा था, जो कि होटल मिलांज था। उसका नाम पढ़ते ही विवेक के चेहरे पर डर सा दिखने लगा। श्रद्धा कहती है, हाँ देखो ना, कितना अच्छा होटल है, आज रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। विवेक पता नहीं होटल में जाने से क्यों कतरा रहा था, लेकिन श्रद्धा के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी, और वैसे भी उसके पास वहाँ रुकने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दोनों कार से उतरे और पानी से पचते हुए उस होटल के अंदर गए। रिसेप्शन से उन्हें रूम नंबर 108 की चाबी मिली। विवेक कहता है, कोई और रूम नहीं है क्या? ये 180 हमको क्यों दे रहे हो? श्रद्धा कहती है, अरे क्या हो गया, तुमको रूम नंबर 108 ही तो मिला है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? विवेक डर रहा था। तभी श्रद्धा रिसेप्शन से चाबी ले ली और वो दोनों रूम नंबर 108 में पहुंच गए। श्रद्धा कहती है, वाह, रूम तो काफ़ी अच्छा है, बस अब कुछ खाने का ऑर्डर दे ही देते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। ये कहते हुए श्रद्धा ने रिसीवर उठाया और रूम सर्विस को ऑर्डर दिया। उन्होंने श्रद्धा को मेन्यू बताया और श्रद्धा ने ऑर्डर दे दिया। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद डोरबेल बजी और श्रद्धा ने उठकर दरवाज़ा खोला। रूम सर्विस बॉय ने जैसे ही विवेक को देखा, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। सर्विस बॉय ने कहा, सर आप अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, आपको पता भी नहीं उस रात के बाद मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। ये सुनकर विवेक चौंक गया और श्रद्धा भी हैरान रह गई। श्रद्धा कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कहकर उसने विवेक से पूछा, ये क्या बोल रहा है, क्या तुम पहले भी यहाँ पर आ चुके हो? विवेक कहता है, नहीं, मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। विवेक ने सर्विस बॉय से कहा कि तुमको कोई गलत फहमी हो गई है। सर्विस बॉय कहता है, नहीं सर, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैं आपको बहुत अच्छे से पहचान सकता हूँ। विवेक ने उसकी बात को वहीं काट कर उसे डांटते हुए कहा, तुम खाना देकर यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं अभी मैनेजर से कहकर तुम्हारी याददाश्त ठीक करवा दूंगा। ये सुनकर वो डर गया और खाने की ट्रॉली उनके पास छोड़कर चला गया। श्रद्धा को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने विवेक से कोई सवाल नहीं किया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। सर्विस बॉय वहाँ से निकलकर कॉरिडोर से जा रहा था, तभी उसको किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर वो बहुत डर गया और पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सर्विस बॉय कहता है, अब वह यहाँ आ चुका है, तुम अब मुझे डराना छोड़ दो। भूत कहता है, तेरा जिंदा रहने से कोई फ़ायदा है ही नहीं, तू उसको यहाँ लेकर नहीं आया, मैंने ही उसको यहाँ रोकने के लिए मजबूर कर दिया है, अब तेरे जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कहकर उसके सामने आ गई वो लड़की बहुत ही डरावनी सी लग रही थी। उसकी आंखें पीली और चेहरा नीला पड़ा हुआ था। वह चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल वह लड़की ने उसका गला पकड़ लिया और उसे ज़मीन से ऊपर उठा दिया। उसके पैर हवा में छटपटा रहे थे और सांसें खींचने के लिए वो तड़प रहा था। एक झटके के साथ वह लड़की ने उसकी गर्दन घुमाई और धड़ से अलग कर दी। श्रद्धा ने कहा, खाना तो बहुत अच्छा और टेस्टी था, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। ये कहकर श्रद्धा उठी और वॉशरूम में चली गई। विवेक मोबाइल निकालकर उस होटल में कॉल करने लगा जहाँ उसने रूम बुक किया था। विवेक कहता है, यहाँ तो नेटवर्क भी ठीक से नहीं आ रहा है, आज क्या हो रहा है मेरे साथ? श्रद्धा कहती है, क्या हुआ विवेक, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो?
ये सुनकर विवेक ने श्रद्धा की तरफ देखा और उसको देखता ही रह गया। उसने उसको देखकर अपने पास बुला लिया। विवेक कहता है, वाह, तुम तो बहुत अलग दिख रही हो। सुनकर वो उसके करीब आ गया। श्रद्धा कहती है, विवेक, तुम किससे बात कर रहे हो और किसका कॉल आया था? श्रद्धा की ये आवाज़ वॉशरूम से आ रही थी, जिसे सुनकर विवेक हक्का बक्का सा रह गया। अगर श्रद्धा वॉशरूम में थी तो ये लड़की कौन थी जो उसके पास आ गई थी? और विवेक को सोचता और समझता इससे पहले ही वो उस लड़की से अलग हो गया। विवेक को समझ आ गया था कि ये श्रद्धा नहीं है और ये लड़की वही निकली जिसने उस सर्विस बॉय को मार डाला था। उसकी चीख सुनकर श्रद्धा वॉशरूम से बाहर निकली और उसको देखकर वो भी डर गई। भूत ने कहा, सर, मैंने आपका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया है और आज वो दिन आ ही गया। इतना कहकर उसने विवेक का हाथ पकड़ा और उसको झटका देकर तोड़ दिया और उसकी गर्दन पकड़ी और उसको हवा में ऊपर उठा दिया। उसने ट्रॉली पर रखा हुआ कांटा उठाया और विवेक के गर्दन पर खचाखच मारने लगी। विवेक बचाओ बचाओ कहकर उसके गले से खून निकलने लगा। भूत ने कहा, मैं कौन हूँ और तुम्हें मारना क्यों चाहती हूँ? अपनी बीवी को बता, वरना अभी के अभी तुझे ख़त्म कर दूंगी। विवेक कहता है, बताता हूँ, मुझे छोड़ दो पहले। श्रद्धा ने कहा, ये क्या कह रही है विवेक? कौन है ये? विवेक कहता है, ये मेरी सेक्रेटरी थी नेहा। पिछले साल मैं इसके साथ बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा था। हम एक रात यहाँ रुके थे और मुझसे एक गलती हो गई। श्रद्धा कहती है, कैसी गलती? विवेक कहता है, मैं अपने रूम सर्विस बॉय को पैसे देकर उससे शराब मंगवाई और फिर रात के टाइम नशे की हालत में मैंने कुछ गलत किया। श्रद्धा कहती है, तुम कितने घटिया इंसान हो विवेक, आज पता चल रहा है मुझे। विवेक कहता है, सुबह जब मेरी आंखें खुली तो ये मेरे बेड पर बैठी रो रही थी। इसने मुझे बताया रात को क्या हुआ था। मैंने इसको चुप कराने की कोशिश करी और ये भी कहा जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन इस बात को यहीं दबा दो। लेकिन इसने मेरी एक नहीं मानी, बल्कि ये कहा मुझको इससे शादी करनी पड़ेगी। ये मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। तभी नेहा की आत्मा ने ट्रॉली पर से चाकू उठाया और फिर उसके गर्दन पर रखकर बोली, आगे भी बता। विवेक ने कहा, ये मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। इससे मोबाइल छीनने के चक्कर में इसका सर टेबल से जा टकराया और इसके सर पर बहुत गहरी चोट आई और ये बेहोश हो गई। खून तब भी बहुत तेज़ी से बह रहा था। मैंने सोचा मैं इसे बचा लेता हूँ तो होश में आते ही ये मुझे पुलिस केस में फंसा देगी, इसलिए मैंने इसको मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। फिर रूम सर्विस बॉय को और पैसे देकर इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। श्रद्धा कहती है, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार करके शादी कर ली। नेहा ने कहा, सुन लिया तूने, अब तेरा भी समय आ गया है। ये कहकर नेहा की आत्मा ने हाथ में पकड़े चाकू से एक नहीं बल्कि कई बार विवेक के पेट में घोंप दिया और फिर वही चाकू उसके गले पे फेर कर उसको ख़त्म कर दिया। मारने वाला इंसान श्रद्धा का पति था, लेकिन फिर भी श्रद्धा के चेहरे पर पति को खोने का गम बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। नेहा की आत्मा ने श्रद्धा की तरफ देखा तो श्रद्धा बोली, नेहा, मैं तुम्हारी मौत की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊँगी ताकि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। नेहा ने कहा, ऐसा अब होगा भी नहीं। आगे से अब कोई भी लड़का किसी की ज़िंदगी खराब करने के बारे में भी नहीं सोचेगा। और नेहा की ख्वाहिश पूरी हो गई और नेहा को मोक्ष मिल गया। दोस्तों, मेरा नाम भूमि है और मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची डरावनी हॉरर स्टोरी के बारे में बताना चाहती हूँ जिसको मैं और मेरे फ्रेंड्स जब भी याद करते हैं तो हम लोगों की रूह कांप जाती है। दोस्तों, दिवाली की वो खौफनाक रात, सब लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्यौहार है, पर जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन मेरा दोस्त सुमित इस बात से अनजान था।
वह अपने दोस्त विजय के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी विजय की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे चली गई। वहाँ एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहनी दिया जला रही थी। विजय सुमित को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा दिया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर रखे खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी। सुमित मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही सुमित लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो सुमित को देखते ही कहीं अचानक गायब हो गई। सुमित जैसे ही विजय को ये बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि विजय सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। सुमित बेहद घबराने लगा। फिर अचानक घर में पायल की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुमित उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। सुमित उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरीके से कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि विजय की ही लाश लटकी हुई थी। सुमित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। उसे देखकर मुस्कुरा रही थी वो, पर इस बार सुमित को वही मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। वह घर धीरे धीरे एक खंडहर में बदलने लगा। वह लड़की अब भी सुमित को देखकर मुस्कुरा ही रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गईं और चेहरा एकदम डरावना सा हो गया था। सुमित उसे देखकर एकदम सन्न पड़ गया और वह लड़की हाथ में चाकू लिए सुमित की तरफ बढ़ने लगी। सुमित ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा, लेकिन वह लड़की अभी भी सुमित के पीछे पीछे आ रही थी। वह लड़की सुमित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सुमित तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत ही तेज़ ठोकने लगी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज़ें आना बंद हो गईं और फिर सुमित को उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे उस घर के अंदर कैद हो गई हो वो। सुमित वहाँ से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सुमित उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त विजय कल रात से लापता है। तब सुमित ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई जाता भी नहीं था। ये बात सुनकर सुमित पूरी तरीके से हिल गया। वह यह यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी भी वापस नहीं आया और सुमित को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सुने नहीं देती हैं। दोस्तों, ये थी मेरे दोस्त के साथ हुई एक सच्ची हॉरर स्टोरी। दोस्तों, ये अगली कहानी है करिश्मा और संजय की, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे। करिश्मा और संजय कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में काम करने की वजह से, जिसके कई दिनों से कोशिश करने के बाद दोनों ने दिल्ली मिलने का प्लान बनाया। करिश्मा ने घूमने की सारी जगहों की एक लिस्ट तैयार कर ली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान किया था ताकि एक अनजान शहर जाने के बाद उन दोनों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्टे करने के लिए करिश्मा ने एक होटल में रूम बुक कर लिया था
और 18 मार्च की रात को दोनों दिल्ली के एयरपोर्ट पर मिलने वाले थे। करिश्मा बोली, हेलो संजय, पता है मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। संजय कहता है, मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ बेबी। दोनों एयरपोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल गए। करीबन 1 घंटे के बाद दोनों अपने होटल पहुँच गए। होटल बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना खूबसूरत होटल देखकर संजय काफ़ी खुश हो गया। संजय कहता है, सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस हमेशा से टॉप पर होती है। करिश्मा कहती है, हाँ, जैसे कि मैं वैसे ही इतना अच्छा ही काम करती हूँ। दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया। अपने रूम में पहुँचते ही दोनों फ्रेश हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और 1 साल में दोनों का मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता था और 1 साल बाद भी दोनों एक दूसरे से मिल ही रहे थे। इस बीच जो भी एक दूसरे के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के साथ आगोश में आ गए। संजय कहता है, हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते। करिश्मा कहती है, देखो संजय, कोशिश तो मेरी भी यही है, मैं और तुम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। करिश्मा और संजय एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी रूम के बाथरूम से कोई आवाज़ें आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि गीजर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर करिश्मा ने ये महसूस किया कि ये किसी की दीवार पर नाखून मारने की आवाज़ है। ऐसा समझ में आता है कि करिश्मा काफ़ी डर गई थी और वह संजय को ये बात बताना चाहती थी, जिसके बाद संजय बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। संजय कहता है, वो बाथरूम में बिल्ली थी। करिश्मा कहती है, मैंने तुम्हें खामखा डरा दिया ना। चैन की सांस लेते हुए दोनों वहीं बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बात करने लगे और तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बेड के नीचे कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा हो। अब ये बात दोनों ने महसूस की, जिसके बाद करिश्मा ने बेड के नीचे देखा। उसे जो दिखा उससे करिश्मा की सांसें अटक गईं और वो जोरों से चिल्लाने लगी। संजय को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और उसने भी जब बेड के नीचे देखा तो वह उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। करिश्मा को अब उस कमरे में कुछ अजीब लगने लगा था। उसे वह किसी तीसरे के होने का एहसास होने लगा। संजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा अब वहाँ रुकना ही नहीं चाहती थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप ही हिलने लगा। उस डरावने नज़ारे को देख दोनों की सांसें फूलने लगी। अब बात साफ थी, सच में इस कमरे में कोई तीसरा कौन था। अचानक ही शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बेहद ही परेशान कर देने वाला मंजर लग रहा था। उस कमरे में एक कैमरा पहले से ही लगा हुआ था, यानी अब तक जो भी उन दोनों के बीच हुआ वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों काफ़ी घबरा चुके थे और फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना शुरू कर दिए और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। इतने में पास रखे अलमारी से किसी की गुर्राने की आवाज़ आने लगी। ये सुन दोनों बहुत ही डर गए। अब बस कैसे भी करके दोनों वहाँ से भागना चाह रहे थे, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। काफ़ी देर के कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला कि अलमारी अपने आप ज़मीन पर गिर गया। करिश्मा का डर एकदम सही था कि यहाँ कोई तीसरा भी है। वही अपने सामने इतना खतरनाक आकृति देख दोनों ही डर से कांपने लगे कि तभी हवा की तेजी से उस आकृति ने संजय का गला पकड़ लिया। संजय जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसका दम घुटने लगा था। करिश्मा भी संजय को बचाने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर संजय ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? संजय के पूछते ही उस भूतिया आकृति ने हवा में कुछ लिखा, सच बोलो। ये पढ़कर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद उस भूतिया आकृति ने फिर से कुछ लिखा, कैमरा। संजय बोला, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे छोड़ दो। संजय का दम घुटने लगा था, जिस पर उसने कहा, ये कैमरा मैंने ही लगवाया है,
मैं करिश्मा को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। संजय के ऐसा कहते ही करिश्मा के पैरों से जैसे ज़मीन ही खिसक गई। संजय के यहाँ आते ही कैमरे को छिपकर लगा दिया था ताकि वह करिश्मा को अपने साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सके। इस घिनौने काम के बाद करिश्मा टूट चुकी थी। वही उस भूतिया आकृति ने संजय को हवा में उठा कर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में संजय ने अपना दम तोड़ दिया, मगर ये भूतिया आकृति कौन थी? बात साफ थी, उस भूतिया आकृति ने करिश्मा की जिंदगी को नर्क होने से बचा लिया था और संजय को उसके किए की सजा दी थी। भूतिया आकृति बोली, करिश्मा तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने ही आई थी। इस धोखेबाज इंसान ने मुझे भी ऐसे ही बर्बाद किया था। मैं कमज़ोर थी और मैं डर के कारण आत्महत्या कर चुकी थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और मैं अपने ही गांव की, जिसका नाम बिलौरा है, उसकी सच्ची डरावनी हॉरर स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे गांव का कब्रिस्तान बहुत ही डरावना था। कोई भी इंसान रात में कब्रिस्तान के अंदर कदम तक रखने की हिम्मत नहीं करता था और इसका कारण था मुर्दों की आहट। जब भी कोई इस कब्रिस्तान से अकेले आता या जाता था तो मुर्दे उसका पीछा करते थे और वो जैसे ही उन मुर्दों की आहट सुनकर पीछे घूमता था तो वहीं उसकी मौत हो जाती थी। दोस्तों, बिलौरा गांव के लोग तो कई कहानियां भी सुनाते हैं, जैसे कि अनिल कह रहा था। मेरे मामा जी एक रात कब्रिस्तान के रास्ते से आ रहे थे। वो डरे हुए थे, इसलिए हनुमान मंत्र पढ़ते हुए आ रहे थे। उन्हें कब्रिस्तान के भूतों के बारे में पता था। फिर उन्हें मुर्दों की आहट सुनाई देने लगी। वो सीधा सामने देखकर चलने लगे और फिर उन्हें मम्मी की आवाज़ सुनाई दी और मम्मी की आवाज़ सुनते ही वो मुड़ गए और फिर मुर्दे घसीटकर उन्हें कब्र में लेकर गए। तब मनु कहता है, तुझे ये सब कैसे पता चला? अनिल कहता है, क्योंकि अगली सुबह तक मेरे मामा जिंदा थे। उन्होंने अपने साथ हुए सब कुछ मेरे पिताजी को बताया और पिताजी ने मुझे बताया। मनु कहता है, फिर तो वह कब्रिस्तान बहुत खतरनाक है। उसमें राम कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सुना है बूढ़ा मुकेश उस कब्रिस्तान का सालों से रखवाली कर रहा है। तब मनु कहता है, हाँ वो तो है। अगर उस कब्रिस्तान में मुर्दे हैं तो मुकेश अभी तक जिंदा कैसे है? राम कहता है, चलो उसी से पूछ लेते हैं। तीनों गांव वाले सच जानने के लिए मुकेश के पास गए। अनिल कहता है, मुकेश काका मुझे आपसे कुछ जानना है। मुकेश काका कहते हैं, यही ना कि इस कब्रिस्तान में मुर्दे सच में जिंदा होते हैं या नहीं? तो सुनाता हूँ। रोज रात इस कब्रिस्तान के हर मुर्दे जिंदा होते हैं और हर जिंदा इंसान का पीछा करते हैं। फिर मनु पूछता है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा भी पीछा किया होगा, तुम कैसे बच जाते हो? मुकेश कहता है, इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। राम कहता है, हाँ हाँ सुनाओ काका। मुकेश कहता है, आज से 35 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त सुरेश दोनों अनाथ थे और काम की तलाश में बिलौरा पहुंचे। फिर हम यहाँ इस चर्च में फादर एंथनी से मिले और फादर से बोले, फादर हम दोनों यहाँ काम की तलाश में भटक रहे हैं, क्या हम दोनों के लायक कोई काम है? फादर कहते हैं, काम तो है पर बहुत डेंजर है, तुम दोनों की जान भी जा सकती है। सुरेश कहता है, वैसे भी हम भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे और यहाँ हमें कोई काम भी नहीं मिलने वाला। फादर कहते हैं, ठीक है। फादर एंथनी हमें कब्रिस्तान में ले गए और बोले, ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ अंग्रेजों की कब्र है, तुम्हें इस कब्रिस्तान की रखवाली करनी है। सुरेश कहता है, भला इस कब्रिस्तान को रखवाली में क्या ज़रूरत है? फादर कहते हैं, कब्रिस्तान को रखवाली की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें यहाँ आने से लोगों को रोकना होगा, तुम्हें लोगों की रक्षा करनी होगी। मुकेश कहता है, पर कैसे? फादर कहते हैं, इन मुर्दों से, ये मुर्दे रात के अंधेरे में ये सारे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और जिंदा इंसानों का पीछा करते हैं।
जो भी इनकी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ता है उनका अंत निश्चित है। सुरेश कहता है, फिर तो वो मुर्दे हमें भी मार डालेंगे। हाँ, अगर पीछे मुड़े तो। इसलिए कहा था कि ये काम जोखिम का है और सोच लो तुम दोनों को ये काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फादर एंथनी कहते हैं। फिर सुरेश कहता है, हम दोनों के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है पेट की भूख को शांत करने का। ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने हाँ में भर दी और उसी रात से हम कब्रिस्तान की रखवाली करने लगे। कुछ रात तक सब कुछ ठीक था। एक रात हमें लगा कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। मुकेश कहता है, सुरेश, जैसे हमारे पीछे कोई है, लेकिन गलती से मुड़ना मत, चुपचाप गेट तक चलते चलना। हम लोग डरते हुए गेट तक आए और सुबह होने तक वहीं बैठे रहे और कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ और हर बार हम गेट पर आकर बैठ जाते थे। मुर्दे पता नहीं क्यों गेट तक आ ही नहीं पाते थे। कई साल बीत गए। हम बिलौरा गांव में खुश थे। सुरेश को एक लड़की गौरी से प्यार हो गया और वह चुप चुप कर गौरी को देखा करता था। एक बार जब हम कब्रिस्तान में रखवाली कर रहे थे तो फिर से मुर्दों ने हमारा पीछा शुरू कर दिया। हम हमेशा की तरह गेट की तरफ बढ़ चले। हमें मुर्दों की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी हम चलते ही जा रहे थे। अचानक सुरेश को गौरी की आवाज़ सुनाई दी। सुरेश, सुरेश, ऐसा कहकर गौरी उसको पुकार रही थी। मुझे बचा लो। सुरेश डर गया। उसे ऐसा लगा कि गौरी सच में खतरे में है। दोस्त, पीछे मुड़ना मत, ये मुर्दे हमारे साथ खेल रहे हैं, ऐसा कह रहा था मुकेश। सुरेश कहता है, नहीं, मेरी गौरी, मुझे उसे बचाना ही होगा। सुरेश पीछे मुड़ा और मुर्दों ने सुरेश को घसीट लिया। मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता था, पर क्या करता। मुझे पता था कि अगर मैं पीछे मुड़ा तो मेरी भी यही हश्र होगा। मैं रोते रोते गेट की ओर चल पड़ा और गेट पर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगा। सूरज उगते ही मैं अंदर आया और मुझे बस सुरेश की लाश ही मिली। गांव के लोगों ने कहा, अरे डरपोक, तू चाहता तो अपने दोस्त को बचा सकता था, कायर है तू। फादर कहते हैं, मुकेश, तुमने जो किया वो सही किया। अगर तुम पीछे मुड़ते तो तुम्हें भी मार देते और फिर ये सब गांव वाले बोलते कि तुम दोनों के दोनों बेवकूफ़ खुद अपनी मौत मरे। बस वो दिन था। उसके बाद मैं समझ गया कि गांव के कब्रिस्तान के मुर्दे किसी की भी आवाज़ में बात कर सकते हैं, उन्हें बस शिकार करना होता है। मैं 35 साल से इस कब्रिस्तान में रखवाली कर रहा हूँ ताकि और आदमी इन मुर्दों का शिकार ना हो सके, पर गांव वाले इस मनगढ़ंत सोच पर आ ही जाते हैं। कुछ गांव वाले इन मुर्दों का शिकार भी बने, पर मेरी कोई सुनता कहाँ है। तुम लोग मेरी बात हमेशा याद रखना। पहले तो इस कब्रिस्तान के आसपास तो बिल्कुल मत नजर आना और दूसरों को भी यही चेतावनी देना। तुम्हें यहाँ से गुजरना पड़े तो मुर्दों की आहट सुनकर पीछे मत मुड़ना। बूढ़ा मुकेश इतना कुछ बोलकर अपने काम पर निकल गया और यहाँ ये तीनों दोस्त बात करने लगे। मनु कहता है, मुझे लग रहा है ये बूढ़ा मुकेश हमें कहानी ही सुना रहा है। राम कहता है, मुझे भी यही लग रहा है। मनु फिर से बोलता है, आज हम सच का पता लगा कर रहेंगे। आज हम तीनों कब्रिस्तान में आएंगे, वो भी रात को। रात के वक्त तीनों दोस्त कब्रिस्तान पहुँचे। कब्रिस्तान में अलग ही शांति थी। वो कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। राम कहता है, पीछे कोई है क्या? मनु कहता है, बूढ़ा मुकेश होगा, हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। अनिल कहता है, हाँ हाँ वही होगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे तुम तीनों यहाँ? मुकेश की आवाज़ सुनकर तीनों पीछे मुड़े और मुर्दों ने एक एक करके उन्हें भी घसीटना शुरू किया और कब्रों के अंदर सब मारे गए। काश ये तीनों बूढ़े मुकेश की बात सुन लेते तो आज जिंदा होते दोस्तों।